और वो सहरसे का लड़का था, सहरसे का लड़का था। है खूब खाए। ओ है 94 नंबर से बौका है जी, 94 नंबर से। तो आप लोग भी काहे नहीं बोल रहे थे? बौके है। ऑनलाइन हो गया? ऑनलाइन वाले लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है? हम हैं 94 नंबर से फिर से बता रहे हैं, 94 नंबर से ना जी। ए बौका, लाइव हो गया है ना? इंटरनेट कट गया था, ठीक है? क्लास एंड हो गया है दूसरा। ओ अच्छा ठीक है, 94 नंबर से आ जाते। बौके है ये लड़का। चलिए 93 से आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, 94 से बता रहे हैं, ठीक है? 94 से ही बता रहे, 93 से बता देते हैं। अरे जो स्टाफ है यहाँ का वो बौका है, बौका। वो कुछ बोलिए नहीं रहा था। क्या हुआ? आइए 94 नंबर से छूटा था। देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हम आपको बताए थे कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था उसी को आगे बढ़ाने का काम तिलक और लाला लाजपत राय ने किया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। दादा भाई नेरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? दादा भाई नेरोजी आमतौर पर जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कौन नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी हिंदी में भारत के वयोवृद्ध पुरुष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नेरोजी के विषय में सत्य नहीं है? मतलब असत्य है, मतलब गलत है। उन्होंने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी, हाँ सही है ये। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, हाँ सही है ये भी। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी, हाँ ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, नहीं ये गलत है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। और उदारवादी पार्टी के टिकट पर वे 1893 में चुने गए थे, सॉरी 1892 में, और 1892 से लेकर के 1895 ईस्वी तक, 1892 से लेकर 1895 ईस्वी तक जो है वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रहे थे। फिंसबरी क्षेत्र से चुने गए थे उदारवादी पार्टी के टिकट पर, ना कि अनुदारवादी, अर्थात डी नंबर गलत है, आंसर डी। नेक्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नेरोजी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन 1907। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे आरबी घोष, रासबिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना नहीं था। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने।
वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहां आयोजित किए? लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 1916। चलिए आगे आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई। हां हुई थी, यह सही है। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। हां, इस अधिवेशन के दौरान ही पंडित नेहरू ने यह कहा कि मैं समाजवादी हूं और भारत की हर समस्या का समाधान समाजवाद है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हां, सही है ये भी। इस अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम, अस्थायी नहीं अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। हां, नहीं किया गया था, गलत है ये। देखिए, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था वह अधिवेशन था 1937 का फेजपुर अधिवेशन। 1937 का फेजपुर अधिवेशन जो कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। तो यही गलत है, गलत को चुनना था, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? डी। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? एनी बेसेंट। यानी अतिवादी और उदारवादी। अतिवादी मतलब उग्रवादी और उदारवादी। तो कांग्रेस जो दो भागों में अतिवादी यानी उग्रवादी और उदारवादी में बट गया था, उसको फिर से एक करवाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो श्रीमती एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया था। समझ गए? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया गया। और देखिए, बताए हुए थे हम आपको, और जब मुस्लिम लीग के इस मांग को स्वीकार किया गया तो मुस्लिम लीग को यह लगने लगा कि जब कांग्रेस इस मांग को स्वीकार कर सकता है तो कांग्रेस हमारी हर मांग को स्वीकार कर सकता है। और इसलिए मुस्लिम लीग ने 1940 में अपना लक्ष्य बना लिया मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग को पता था कि कांग्रेस हमारी मांग को मानता है। और फिर मुस्लिम लीग ने जब 1940 के लाहौर अधिवेशन में अपना लक्ष्य पाकिस्तान को बनाया तो उस मांग को भी मुस्लिम लीग कांग्रेस से मनवा ही लिया। तो ये अपने आप में एक दूरगामी परिणाम था। अगर यहां पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार नहीं करता तो हो सकता था भारत का विभाजन टल सकता था, भारत का विभाजन नहीं होता। समझ गए? आंसर है नहीं, जो बताए हैं वही सही। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्वीकार की, वह वर्ष था, वर्षा नहीं, वह वर्ष था 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन प्रदर्शित करता है? यानी मित्रता का काल। मतैक्य का काल मतलब मित्रता का काल, बेहतर काल, मधुर काल 1916 से 1922। 1916 से 1922। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है, मतलब गलत है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, यही तो गलत है। अंबिका चरण मजूमदार ने ही इसकी अध्यक्षता की थी, यही स्टेटमेंट गलत है, अर्थात आंसर यही हो जाएगा, बाद बाकी सब सही है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत करवाया गया? महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान करवाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त
संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? मौलाना हसरत मोहानी ने। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हसरत मोहानी ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया 1929। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर। आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादियों के बीच झगड़ों को सुलझाया गया? नहीं। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया? नहीं, यह सब बात नहीं था। आंसर हो जाएगा केवल 1। आगे, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन यह शामिल नहीं था। इसके अलावे भारत की विदेश नीति की घोषणा हुई थी। हाँ, हुई थी। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी हुई थी। आंसर डी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया? वल्लभ भाई पटेल 1931। उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है? गुजरात। कहां स्थित है? गुजरात। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर के। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बीजी तिलक ने। किसने कहा था कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? अश्विनी कुमार दत्त। अधोलिखित में से किस विद्वान का मानना था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बालगंगाधर तिलक। किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? डफरीन। नागपुर अधिवेशन 1891 की अध्यक्षता करते हुए किसने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है? पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? 1896 रहीमतुल्लाह सयानी। हाँ, 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। 1894 में अल्फ्रेड वेब। सही है। 1894 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। 1895 आनंद मोहन बोस। नहीं, गलत है ये। 1895 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के पूना में हुआ था
और पूना में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता एसएन बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, एसएन बनर्जी ने किया था, एसएन बनर्जी ने किया था। यही गलत है और गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1897 में एमसी शंकर नायर ने किया था। हाँ, 1897 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एमसी शंकर नायर ने किया था। सही है, आंसर हो जाएगा डी। 1895 के पूना में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने नहीं बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी के मंच से किसने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी राणा डे होगा, एमजी राणा डे। आगे आइएगा। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया? गवर्नर, इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद, सर सैयद अहमद खान, उपर्युक्त सभी सब। कांग्रेस का चौथा 1888 अधिवेशन इलाहाबाद में होना था, परंतु यहां के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन ने पूरी कोशिश की कि यह सम्मेलन इलाहाबाद में ना होने पाए, परंतु इस समय किसने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया? दरभंगा के राजा, दरभंगा के राजा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई? 1893 का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में किसे विपक्ष के नेता की घोषणा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन 1918 की अध्यक्षता के लिए बाल गंगाधर तिलक को चुने जाने वाले थे, परंतु सिरोल केस में लंदन जाने के कारण किसे इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। देखिए आप याद कीजिए, 1932 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली और 1933 में कलकत्ता। 1933 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को चुना गया था, लेकिन वे जेल में बंद थे और उनके जेल में बंद होने के कारण ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की, जो कि प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष बनी। वह वर्ष जिसमें कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, 1935 में भी नहीं हुआ, 1936 में हुआ था, 1936 में लखनऊ में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है, किसने कहा था? अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन से, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय, सब प्रभावित किया था। 1 2 3 4 सब। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा वाम बंध्य आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? दादा भाई नेरोजी। कौन उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये उदारवादी थे, उदारवादी थे या नरमपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था, गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष।
कौन एक उग्रवादी था? बिपिन चंद्र पाल। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, इसको गरम दल के नेता के तौर पर जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय, ये उग्रवादी से जुड़ा हुआ था। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? मेजनी को। मेजनी को। उन्होंने मेजनी, गेरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। लाला लाजपत राय। कौन मध्यम मार्गी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, अति मार्गी था ये। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक थे। स्वराज, स्वराज, स्वदेशी। अरविंद घोष होना चाहिए। क्या दे रहा है आंसर? अरविंद घोष, सही है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर ने कहा था। मैक्स मूलर। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब उन्हें सरकार ने रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। इसके बाद से 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक। ये गलत है। क्वेश्चन ये गलत है। क्वेश्चन गलत है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा को कौन सा एक निरूपित करता है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे? नहीं, गलत है ये। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया? हाँ, किया था। ये गलत है परंतु आर सही है, डी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली। शौकत अली। बिपिन चंद्र पॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। गरम दल के सदस्य थे। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? नरेंद्र देव। नरेंद्र देव। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार था भारतीय जनमत को जागृत करना। तिलक ने पूना से सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्न को लोकप्रिय बनाने के लिए किया। दुर्भिक्ष की अवस्था में यानी अकाल की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार यानी किसानों के वैधानिक अधिकार। निष्ठा की जोरदार स्वीकारोक्ति के बावजूद किंचित सहानुभूति ही थी। नरम दलीय और गरम दलीय दोनों को ही जर्मन विजयों की जानकारी से एक समान संतोष हुआ। वास्तव में जर्मनी के लिए कोई अनुराग नहीं था, केवल हमारे शासकों को नीचा दिखाने की इच्छा थी। यह अपने लेख में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था।
भारत का हीरा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। उदारवादी नेताओं के आंदोलन का मुख्य ढंग था सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण। सही है। किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नेरोजी। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नेरोजी ने 1904 में। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? एसएन बनर्जी। एसएन बनर्जी। क्या नंबर क्वेश्चन है? 100। एक 185। दादा भाई नेरोजी होगा उत्तर। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? बाल गंगाधर तिलक का कहना था। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। किस अवधि को उग्रवादी युग की संज्ञा दी जाती है? 1905 से 1917। दादा भाई नेरोजी ने 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भीयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय? बाल गंगाधर तिलक। किसके मांग पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्वी आयोग का गठन किया था? उदारवादी। उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से जाना जाता। हाँ। ब्रिटेन में दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। हाँ, की गई थी। सही है। आंसर 1 और 2 दोनों। डीएबी आंदोलन का संबंध है पंजाब से। पंजाब से। उग्रवादी विचारधारा तथा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई? गुरुदास बनर्जी या फिर एसएन बनर्जी? वही एसएन बनर्जी के लिए गुरुदास बनर्जी शब्द आया है यहां पर। अधोलिखित में से किसे राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? एसएन बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस या किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कारण भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराजयता का मिथक टूट गया और उग्रवाद को बढ़ावा मिला? वर्ष 1895-96 में इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना। सही है। 1904 में जापान द्वारा रूस को पराजित करना। यह भी सही है। आयरलैंड, चीन तथा तुर्की में होने वाले जनवादी आंदोलन। सही है। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3। क्या बोले? 180। एगो आंसर गलती मरवा दिए है। 180 का सी कर लीजिएगा तो संवैधानिक आंदोलन होगा। 180 सी। 180 सी। 180 थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। 180 संवैधानिक आंदोलन होगा। 180 का बी नहीं सी कर लीजिएगा। सी। सी ही होगा। सही है। और किसी आंसर में दिक्कत है?
चलिए आ जाइए। अब इसके बाद आगे चैप्टर नंबर 11 उग्रवादी चरण। चैप्टर नंबर 11 उग्रवादी चरण, सॉरी उदारवादी और उदारवादी। उदारवादी चरण। पीडीएफ तो अपलोड करवा दिए थे कल ही पीडीएफ डलवा दिए थे। ऑनलाइन भी एप्लीकेशन पर डाल दिया गया होगा, टेलीग्राम पे भी डाल दिए थे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 11 अब समझिएगा आप। 11 के बाद 12 में होगा उग्रवादी और 13 में होगा गांधी युग। ठीक है, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको अब समझिएगा, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष का उदारवादी चरण। टाइम तो है ये, देखिए आपको जब कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना करने में जिन नेताओं का योगदान था, जिन नेताओं ने संघर्ष करके कांग्रेस को स्थापित किया, जिन नेताओं ने संघर्ष करके कांग्रेस को स्थापित किया, वे नेता कांग्रेस के महत्व को समझते थे। वे कांग्रेस के महत्व को समझते थे और कांग्रेस की स्थापना होने के बाद शुरुआती वर्षों में सबसे बड़ा जो चुनौती था वह था कांग्रेस को सींचना। कांग्रेस को सींचना अर्थात कांग्रेस को मजबूत बनाना। कांग्रेस को मजबूत बनाना। कांग्रेस के ऊपर 1885 से 1905 तक, कांग्रेस के ऊपर 1885 से 1905 ईस्वी तक उदारवादी नेताओं का पकड़ बना रहा है, जिस वजह से इस कालखंड को उदारवादी चरण या उदारवादी युग कहा जाता है। और इस कालखंड में कांग्रेस के ऊपर जिन नेताओं का प्रभुत्व रहा था वे नेता हैं आपको दादा भाई नेरोजी, एसएन बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन नेताओं का पकड़ इस अवधि के दौरान कांग्रेस के ऊपर रहा था। और ये जो नेता का नाम हमने लिया है, एसएन बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी कांग्रेस के भीतर उदारवादी नेता हुआ करते थे। कांग्रेस के भीतर ये सभी उदारवादी नेता हुआ करते थे। और इन उदारवादी नेताओं ने क्या किया, इनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। देखिए, जो उदारवादी नेता है, उदारवादी नेताओं ने भारत की जनता को जागृत करने का काम किया। उदारवादी नेताओं ने भारत की जनता को जागृत करने का काम किया, अर्थात जागरूक करने का काम किया। उदारवादी नेताओं ने भारत की जनता को यह बतलाया, यह समझाया, यह दिखाया कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत का शोषण कर रहा है, भारत का शोषण कर रहा है, अंग्रेज किस प्रकार से भारत का शोषण कर रहा है। इस बात से भारत की जनता को अगर किसी ने अवगत करवाया है तो वह आपको उदारवादी नेता है। और दादा भाई नेरोजी के विषय में आप जानते हैं, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। जो दादा भाई नेरोजी है, दादा भाई नेरोजी के द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था और धन के निष्कासन के सिद्धांत के जरिए दादा भाई नेरोजी ने भारत के लोगों को यह समझाया कि देखिए, आर्थिक तौर पर अंग्रेज
हम भारतीयों का शोषण कैसे कर रहा है, आर्थिक तौर पर अंग्रेज हम भारतीयों का शोषण कैसे कर रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ही नहीं बल्कि इस कालखंड के और भी कई सारे नेता हुए जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, और यही कारण है कि यह जो उदारवादी चरण है या यह जो उदारवादी युग है, उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। अभी जब आप चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग कहा जाता है, सही है या गलत? तो सही है, उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग कहा जाता है, और उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग कहा जाता है। उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपको उदारवादी युग है, उदारवादी युग में ही भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, भारत का जो आर्थिक शोषण अंग्रेज कर रहा था, इसको लेकर भारत की जनता को जागरूक करने का काम किया गया, और इसको लेकर के भारत की जनता जो है आपको जागरूक हो गया। इसको लेकर भारत की जनता जागरूक हो गया। भारत की जनता जागरूक हो गया मतलब भारत की जनता को इस बात का एहसास हो गया कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है। देखिए, कांग्रेस की स्थापना होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सबसे पहले भारत के भीतर अपनी मांगों से अंग्रेजों को अवगत करवाया। कांग्रेस के नेताओं ने जब अपनी मांगों से भारत के भीतर अंग्रेजी सरकार को अवगत करवाया तो अंग्रेजी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, और जब अंग्रेजी सरकार कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तब कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने यह तय किया कि उसे ब्रिटेन जाना है और ब्रिटेन में रहना है, और ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन में रहकर ब्रिटेन की सरकार को भारत के लोगों की मांग से अवगत करवाना है। ब्रिटेन की सरकार को भारत के लोगों की मांग से अवगत करवाना है ताकि ब्रिटेन की सरकार भारत के लोगों की मांग को समझ सके और भारतीयों को अधिकार मिल सके। इस उद्देश्य से ही दादा भाई नौरोजी की अगर आप बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी आपको 1887 ईस्वी में लंदन गए। 1887 ईस्वी में लंदन गए। एसएन बनर्जी 1888 ईस्वी में लंदन गए। 1888 ईस्वी में लंदन गए। और भी बहुत सारे उदारवादी युग के नेता लंदन गए, और उन लोगों के लंदन जाने का एकमात्र उद्देश्य था भारत की जनता की जो मांग है, भारत की जनता की मांग से ब्रिटेन की सरकार को अवगत करवाना। जब उदारवादी नेता लंदन गए तो दादा भाई नौरोजी और एसएन बनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों नेताओं ने मिलकर लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा, एक प्रकार से कहिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा लंदन में स्थापित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा लंदन में स्थापित किया जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ब्रिटिश समिति कहा गया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति को लोकप्रिय बनाने के लिए दादा भाई नौरोजी और एसएन बनर्जी ने मिलकर एक पत्रिका भी निकाला था। दादा भाई नौरोजी और एसएन बनर्जी ने जो पत्रिका निकाला था उस पत्रिका का नाम था इंडिया नामक पत्रिका निकाला था। इंडिया नामक पत्रिका निकाला था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रिटिश समिति को ब्रिटेन के भीतर लोकप्रिय बनाने का प्रयास इंडिया नामक पत्रिका के माध्यम से किया गया था।
और जो इंडिया नामक पत्रिका के माध्यम से लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया, जिस वजह से यह लोकप्रिय भी हुआ। लंदन के भीतर लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रिटिश समिति को जानने लगा और तब फिर दादा भाई नेरोजी को लगा कि हमने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किया हुआ लोकप्रिय हो रहा है। तो दादा भाई नेरोजी ने 1890 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने 1890 ईस्वी में यह घोषणा किया कि 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में होगा। 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में होगा, इस बात की घोषणा दादा भाई नेरोजी ने ही किया। अब दादा भाई नेरोजी क्यों चाहते थे 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में हो? दादा भाई नेरोजी इसलिए चाहते थे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1892 में लंदन में हो, क्योंकि अगर लंदन में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता, कांग्रेस के सदस्य जुड़ते, और जब कांग्रेस के सदस्य जुड़ते, एक भीड़ इकट्ठा होता, तो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांग को मानने के लिए विवश हो जाता। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की मांग को मानने के लिए विवश हो जाता। देखिए, आंदोलन की सफलता भीड़ पर निर्भर करता है। अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, भीड़ बहुत अधिक है, 10,000 छात्र है, सरकार को ना चाहते हुए भी एक्शन लेना पड़ेगा। 500 छात्र है, कोई एक्शन नहीं होता है, समझ गए? तो आंदोलन की सफलता और असफलता भीड़ के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, कांग्रेस स्थापित हो चुका था, कांग्रेस अपनी मांग ब्रिटिशों के समक्ष रखना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की मांग को ब्रिटिश सरकार मान ही नहीं रहा था। तो कांग्रेस की मांग को जब ब्रिटिश सरकार मान नहीं रहा था, तो कांग्रेस के लोग यह चाहते थे कि हमारी मांग को माना जाए, हमारी डिमांड को पूरा किया जाए। तो कांग्रेस के लोग अपने और तथा कांग्रेस की ओर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1892 ईस्वी में लंदन में आयोजित करवाने की घोषणा किया। लेकिन संयोग देखिए कि 1892 में इंग्लैंड में आम चुनाव होने वाले थे, जिस वजह से लंदन में होने वाले वार्षिक अधिवेशन स्थगित हो गया। और फिर 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कहां? इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। तो अब जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित 1892 में नहीं हो पाया, तो दादा भाई नेरोजी के मन में यह आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम चुनाव लड़ते हैं, ब्रिटेन में चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़कर ब्रिटेन के संसद का सदस्य बनकर संसद के भीतर भारतीयों की मांग को उठाने का हम काम करेंगे। तो 1892 ईस्वी में जो चुनाव हो रहा था, 1892 ईस्वी में जो चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में दादा भाई नेरोजी फिन्सबरी क्षेत्र से उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, और चुनाव में उनकी जीत हुई। और चुनाव में जब उनकी जीत हुई, तो वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने, और दादा भाई नेरोजी 1892 से 1895 ईस्वी तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने रहे। और इस अवधि के दौरान दादा भाई नेरोजी लंदन में ही रहे और भारतीयों की मांग को लगातार उठाते रहे। यही दादा भाई नेरोजी का जो तरीका था, दादा भाई नेरोजी संवैधानिक तरीका से अनुनय विनय प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांग को ब्रिटिशों के समक्ष रखने का काम किया करते थे। और दादा भाई नेरोजी के द्वारा जो लगातार भारतीयों को हक और अधिकार दिलवाने को लेकर 1892 से 1895 तक प्रयास किए गए, इस प्रयास के कारण ही
इस प्रयास के कारण ही जो है कई सारी चीजों को अंग्रेजी सरकार ने मानने का काम किया। जैसे दादा भाई नेरोजी ने ब्रिटेन की संसद में यह मांग उठाया कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार भारत में अपने ऊपर फिजूल खर्च कर रहा है, ब्रिटिश सरकार भारत में अपने ऊपर फिजूल खर्च कर रहा है, फालतू का खर्च कर रहा है। यह मांग दादा भाई नेरोजी ने ब्रिटेन की संसद में रखा था। तो भारत के भीतर ब्रिटिशों के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है, जो खर्च किया जा रहा है, उस खर्च की जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नेरोजी के मांग के कारण ही भारतीय व्यय की जांच को लेकर 1895 ईस्वी में वेल्वी आयोग का गठन हुआ था। भारतीय व्यय की जांच को लेकर 1895 ईस्वी में जो है आपको वेल्वी आयोग का गठन हुआ था। और देखिए, जो उदारवादी नेता है, उदारवादी नेताओं के दबाव के कारण ही, उदारवादी नेताओं के दबाव के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया था। देखिए, जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, 1892 के भारत परिषद अधिनियम की अगर आप बात करेंगे तो यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के दबाव में आकर ही पारित किया गया था, समझ गए। और वेल्वी आयोग का गठन भी उदारवादी नेताओं के दबाव में आकर ही जो है आपको हुआ था। तो उदारवादियों की देन यही है कि उदारवादियों ने एक तो कांग्रेस को सींचने का काम किया, कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम किया। दूसरा, भारत की जनता को जागरूक किया। तीसरा, अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा है, इस और भारतीयों का ध्यान आकृष्ट करवाया। चौथा, 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित करवाया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित करवाया। यह जो कालखंड है, अगर बात इस कालखंड की करें तो इस कालखंड से प्रश्न न के बराबर ही आता है। लेकिन इस कालखंड के अंत में, यानी 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। 1905 में भारतीय इतिहास में जो बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, वह घटना है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, तो जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, और बंगाल विभाजन के खिलाफ ही स्वदेशी आंदोलन हुए। तो जो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हुए हैं, यहां से आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, समझ गए। तो इसकी चर्चा जो है आगे हम आपके साथ करेंगे, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, खत्म हो जाएगा अगले क्लास में, जो है ये खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर 90-92 को क्वेश्चन होगा। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन बताना है, 1 घंटा में हमको लगता है हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए, 94 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन तो फटाफट बन जाएगा। अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नया चैप्टर का नोट भी मिल जाएगा, आज होगा तो दे देंगे या कल दे देंगे। नया चैप्टर बना हुआ है, सिर्फ थोड़ा बहुत करेक्शन करवाना बाकी है, ठीक है। चैप्टर पूरा बन के तैयार हो गया है, नोट पूरा बन के तैयार हो गया है, लेकिन नोट जो है बनाने में थोड़ा सा टफ वर्ड सब आ गया है। देखिए, टफ वर्ड सब इसलिए आ गया है कि थोड़ा सा किताब सब का प्रयोग किए थे। किताब जो है थोड़ा ऑथेंटिक किताब सब, थोड़ा किताबी लैंग्वेज हो गया है, किताब का चीज़ सब उठा के दे दिए हैं। तो ये नोट जो है ना, जानते हैं बीपीएससी मेंस सब के लिए हो गया है। ये नोट ऐसा हो गया है कि बीपीएससी मेंस में भी यहाँ से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ये दरोगा के लिए नहीं रहा ये नोट, आपका जो आधुनिक का नोट है वो दरोगा के लिए नोट नहीं रहा, समझे। हार्ड हो गया, हमको पता है, ठीक है। लेकिन जो है आधुनिक का एक नोट आएगा, ठीक है। या फिर जो हैंड रिटेन है वो ले लीजिए, है हैंड रिटेन, उसमें तो सिर्फ क्रीम है। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना दरोगा में जरूरत न है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और देखिए आपको जो है कोचिंग 2-3 दिन बंद रहेगा, ठीक है। सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध को कोचिंग बंद रह सकता है, बृहस्पतिवार से फिर ऑनवर्ड चलेगा, ठीक है। और कल टेस्ट उस्ट है, कल सब चीज़ है,
कल तक सब चीज होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। 4 दिन कोचिंग बंद रह सकता है, अभी हम सोचे नहीं है, समझ गए। आज रात में बिट्टू सर से बात करेंगे, सोचेंगे, हो सकता है कोचिंग बंद रहे 3 से 4 दिन, ठीक है। तो बिट्टू सर जो है छुट्टी के विषय में कल बता देंगे, आज रात में हम बात करेंगे। बिट्टू सर छुट्टी के विषय में आपके बैच भी कल बता देंगे। कल बिट्टू सर का बैच है, ठीक है। टेस्ट कल होगा, हाँ, कल तक सारा क्लास होगा, कल तक सारा क्लास होगा, कल शनिवार है ना, हाँ, कल तक सारा क्लास होगा, टेस्ट होगा, कल तक सारा क्लास होगा, परसों से बंद रहेगा, ठीक है, परसों से बंद रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। आप लोग जो है ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग को बोल रहे हैं, संस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप सूचना देख लीजिएगा। बिट्टू सर आपको बता ही देंगे क्लास में, अगर बिट्टू सर नहीं बताएंगे तो आपको टेलीग्राम पर हम सूचना दे देंगे, टेलीग्राम पर आप सूचना देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई डिस्टरबेंस आपके क्लास में नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद नहीं होगा डिस्टरबेंस। और देखिए टेस्ट में जो है, टेस्ट में जो है, टेस्ट के कारण जो है थोड़ा सा आपका बैच डिस्टर्ब हुआ है, तो टेस्ट में हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, टेस्ट में डिस्कशन की जिम्मेवारी किसी और को दे रहे हैं, फिर आपका बैच डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्या होमवर्क दिए हुए थे, दीजिए तो। सिख संप्रदाय, चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन देव। पंजाब में अमृतसर नामक नगर को किसने स्थापित किया? गुरु रामदास। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम? लक्ष्मण देव ना, लक्ष्मण देव। किस सिख गुरु की हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? गुरु तेग। इसमें अगला चैप्टर है मराठा राज और संघ। अगला चैप्टर क्या? मराठा राज और संघ। इसमें अगला चैप्टर है मराठा राज और संघ। दीजिए क्वेश्चन में, उसमें तो मैथे रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा होगा, करेंट है। चलिए ये जो है अथी है, क्या कहते, क्वेश्चन बैंक है। बताइए भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य? असम ना, असम। बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है? सड़क परिवहन। करेंट है। नव पाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहां से मिले? जम्मू। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? कहां है? राजस्थान। प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति कहां से प्राप्त हुई? पोलावरम। कहां से? पोलावरम से। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते? 15। तुर्काने चिहलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन ने। चलिए हो गया। अब आगे होमवर्क सुनिएगा। क्वेश्चन बैंक में होमवर्क क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन बैंक में क्या है होमवर्क, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 सुनिए ना, ऐसा कीजिए, कोचिंग तो आगे बंद रह सकता है। 100 पूरा सेट दे रहे हैं, 1 से 100, 1 से 100, पेज नंबर 366 से
378, 378, 378। और देखिए अभी 100% जरूरी ना है कि कोचिंग बंदे रहे, कोई जरूरी ना है, मेरे मन पर है। मेरा मन हुआ जाने का तो हम गए, नहीं मन हुआ जाने का तो हम नहीं भी जा सकते हैं। अगर हम चले गए तब क्लास नहीं होगा, अगर हम रहे तो क्लास होगा, समझ गए। तो ये बात है। अगर कोचिंग बंद भी होता है तो बुधवार तक बंद रहेगा, बृहस्पतिवार से पुनः अपने समय अनुसार सब चीज चलेगा। अगर बंद भी होता है तो बुधवार तक बंद रहेगा, बृहस्पतिवार से सब चीज एज इट इज चलेगा, समझ गए। विशेष जो है हम भी बात नहीं किए हैं छुट्टी पे, विशेष कल बिट्टू सर आपको बता देंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अब आपको तो मालूम ही होगा कि कोचिंग क्यों बंद हो सकता है, समझिए, मालूम होगा ही, समझ गए। तो इसलिए बताने का जरूरत नहीं है। चलिए लीजिए, आगे मिलते हैं अगले क्लास में। और कोई बात नहीं ना? सुनिए, बैठिए बैठिए, देखिए, बैठिए बैठिए। देखिए जब कोचिंग बंद रहेगा तो आप जो 16 जुलाई को परीक्षा देने जा रहे हैं, 16 जुलाई को जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो जो बोले हैं 7500 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिए हैं कल रात में ही। आप रात में जाकर के 11:30 बजे के आसपास जाकर के देखिएगा, 11:30 बजे, 11 बजे, 11 और 12 के बीच में डाले हैं कल रात में, बीता हुआ रात। 7500 क्वेश्चन है उसमें, लगभग में 7000 प्लस क्वेश्चन है उसमें। 28 सेट का डिस्कशन है और बाद बाकी कुछ सेट का डिस्कशन नहीं है। तो जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं वो उसका रिवीजन करेंगे, और जो परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं वो जितना पढ़ाया गया है आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। मान लिया जाए क्लास बंद रहता है तो आप प्राचीन नोट लेकर के एक बार रीडिंग मार दीजिएगा, मध्यकालीन नोट लेकर के एक बार रीडिंग मार दीजिएगा, फिर जो है आपको मॉडर्न एक बार नोट लेकर के रीडिंग मार दीजिएगा। तो चीज़ों का जो है आपको रिवीजन करना है। अब ये नहीं कि आपको भी छुट्टी मनाने के लिए कहीं चले जाना है, समझ गए। आपको छुट्टी मनाने के लिए कहीं नहीं जाना है, समझ गए। आपको जो है रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, हर चीज़ का रिवीजन करना है। केमिस्ट्री खत्म होने वाला है जी, कितना चैप्टर हुआ है? तब तो अब खत्म ही हो गया। मेटल पढ़ा दिए 1 महीना, 3 महीना। अच्छा ठीक है, फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों एक साथ शुरू होगा अगस्त में। फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों एक साथ शुरू होगा अगस्त में, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़िएगा या फिजिक्स पढ़िएगा? हाँ, इकोनॉमिक्स के पक्ष में कितने लोग हैं? इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स से पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स के पक्ष में ज्यादा लोग हैं, ठीक है। फिजिक्स और ज्योग्राफी शुरू होगा, फिजिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।